Hello students, welcome to Abhipedia, powered by अभिमन्यु IAS. My name is रोहित मिड्डा. तो बच्चों कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? हेलो, जय हिंद. हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? शेयर वेयर कर दो यार पहले, फिर स्टार्ट करेंगे. जो लोग आ चुके हैं पहले शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स. आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स. तो जो भी आ चुके हैं शेयर कर दो पहले जल्दी से. आई एम फाइन. रंगेश जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर का सेशन. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स हमारी लाइफ में, हमारे एग्जाम पीरियड में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं. क्लियर? तो कोई भी एग्जाम देना हो आपने, कोई भी एग्जाम, क्लियर, कोई भी एग्जाम किसी भी तरह का, कोई एग्जाम, क्लियर, चाहे आप देने वाले हो एसएससी सीपीओ, क्लियर, चाहे सीपीओ देने वाले हो, चाहे सीजीएल देना है, चाहे देना है क्या एमटीएस देना है, डीआरडीओ देना है, या फिर कोई बैंक का एग्जाम देना है. क्लियर? छोटे से छोटे क्लैरिकल एग्जाम से लेकर अगर आपको यूपीएससी तक का पेपर देना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों क्या? करंट अफेयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट. क्लियर? कुछ और पूछा जाए ना जाए, ये पूछे ही जाएंगे, ये हर हाल में पूछे जाने हैं. करंट अफेयर्स आएंगे आएंगे. तो बेसिक करंट अफेयर्स होता क्या है? क्लियर? करंट अफेयर्स क्या होते हैं? डेली में हमारे आसपास जो एक्टिविटीज होती है उनको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स. बट यहां पर हमारे आसपास तो डेली बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. क्लियर? तो क्या सारी न्यूज यहाँ पे, क्या यहाँ पे सारी न्यूज यहाँ पे क्या होता है कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़नी है? नहीं. जब हम कुछ भी पढ़ते हैं करंट अफेयर्स किसी सोर्स से, किसी प्लेटफॉर्म से, या फिर हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, अखबार से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो मर्डर वगैरह की न्यूज़ होती है ऐसी न्यूज़पेपर में नहीं आती, तो ये चीज़ें हमें स्किप करनी होती है. क्लियर? तो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हुए आज हम पढ़ेंगे क्या? करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स. क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं. आई अगेन रिपीट, शेयर कर दो यार. अगर शेयर करोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी, तब मैं अच्छे से चलूंगा. शेयर नहीं करोगे तो चलता रहेगा काम. शेयर करो. चलिए हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को हमारी फर्स्ट न्यूज के साथ. चलिए ये रहा हमारा आज का पहला न्यूज. वर्ल्ड मिल्क डे. वर्ल्ड मिल्क डे. वर्ल्ड मिल्क डे बच्चों कब होता है? वर्ल्ड मिल्क डे हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं. हर साल पूरी दुनिया भर में दूध की महत्ता को, दूध की इंपॉर्टेंस को, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यहां पर हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं 1 जून. 1 जून, 1 जून को ऑर्गेनाइज होता है. 1 जून को हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 जून को. और इस बार इसका थीम क्या रहा? थीम हमेशा नोट करना है, साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठो. जो भी मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताने वाला हूं. क्लियर? सिर्फ करंट बच्चों एग्जाम में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, उनका रिलेशन भी करंट से होता है. तो मैं बहुत सारे यहाँ पे स्टैटिक जीके की चीजें बताऊंगा, उसको नोट करना है, साथ के साथ कॉपी लेके बैठो. क्लियर? तो इसका थीम क्या रहा? पहली बात तो थीम क्या था? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ये इस बार इसका थीम था. क्लियर? इस चीज को ध्यान में रखना. 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे, और इस बार इसका थीम क्या था? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे. अब बात करते हैं स्टैटिक की. अब मिल्क की फर्दर बात करते हैं हम. देखिए अब मिल्क के बारे में कुछ चीजें. सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में मिल्क बेसिकली कहां से कैसे स्टार्ट हुआ? तो इंडिया में मिल्क से रिलेटेड आई व्हाइट रेवोल्यूशन. इंडिया में क्या आया? व्हाइट रेवोल्यूशन. दैट इज रिलेटेड टू द मिल्क. क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू द मिल्क. इंडिया में बेसिकली मिड 1960 के बाद 1960-70 में बेसिकली एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड. ऑपरेशन फ्लड. तो बेसिकली एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड.
ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड, क्लियर। और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। तो हु इज नॉन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के पितामह किसको बोला जाता है, तो दैट इज वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन दैट इज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन हमने किया ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बात करें, यहां पे जब ऑपरेशन फ्लड चला था तो बेसिकली एक कंपनी काफी उभर के आई थी, एक कंपनी यहां पे चली थी, अमूल, गुजरात में, क्लियर। अमूल चला था गुजरात में, अमूल गुजरात। बेसिकली क्वेश्चन ये भी आता है अमूल कहां पे है, अमूल कहां पे है, गुजरात में। अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहां पे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई, ऑपरेशन फ्लड आया, फादर कौन थे, वर्गीस कुरियन। तो ये था मिल्क, क्लियर, ये था मिल्क। गुजरात, विच प्लेस, गुजरात, गुजरात, गुजरात में कहां पे, आनंद नाम की एक जगह है, गुजरात। और यहां पे मैं फर्दर बात करूं, यहां पे हम फर्दर एक और बात करें, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, हम पहले स्थान पे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, क्लियर। एग्जाम में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। क्या कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस होता है, भारत देश में होता है, हमारे ही देश में होता है, क्लियर। तो देखो एक करंट की न्यूज के साथ हमने कितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किए, क्लियर। तो एक न्यूज क्वेश्चन 8-10। तो बेसिकली करंट अफेयर्स को हमें इसी पर्सपेक्टिव में पढ़ना होता है कि उसके साथ जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं हमें निकालने हैं, हमें निकालने हैं। तो डाउट बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट, डाउट बताओ जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मिल्क अभी बताओ बच्चों, आई एम ऑडिबल, बताओ जल्दी से, क्या भी आ रही है आवाज, जल्दी बताइए, आई एम ऑडिबल नाउ, बताइए जल्दी से, क्या अभी आवाज आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आवाज क्लियर है, अब आवाज क्लियर है तो अब बढ़ते हैं आगे। मैं दोबारा बता देता हूं मैं क्या बता रहा था। हम बात कर रहे थे हमारे यहां पे मिनिस्टर की, तो गिरिराज सिंह मैंने बताया, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह कौन है बच्चों, गिरिराज सिंह हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज के, अब दूध जो आता है बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा, क्लियर। तो उसके मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह। और एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के हमारे जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और पंचायती राज। तो ये मिनिस्टर भी आपको पता होने चाहिए, बेसिकली कंट्री का ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए जो हमारा कैबिनेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स, नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, फोर्ब्स मैगजीन। अब फोर्ब्स एक मैगजीन है यूएस बेस्ड, फोर्ब्स यूएस का एक मैगजीन है। फोर्ब्स क्या करता है, फोर्ब्स हर साल कुछ इंडेक्स, कुछ रिलीज करता है बेसिकली, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट्स। तो फोर्ब्स ने अपनी अपनी जो लिस्ट निकाली, इसके हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वो खिलाड़ी जिन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, वो खिलाड़ी जिन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, सॉरी 2019-20 में मैं बोल देता हूं यहां पे, 2019-20 में जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, तो ये कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने पैसा कमाया, तो सबसे ज्यादा पैसा कमाया रोजर फेडरर ने। सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया, रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर, क्वेश्चन एक और भी आ सकता है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये कौन सा गेम खेलते हैं, क्लियर बताइए, ये रोजर फेडरर कौन सा गेम खेलते हैं, ये बताओ मुझे जल्दी से, आप लोग बताओगे। रोजर फेडरर कौन सा गेम खेलते हैं, यहां पे बोला जा रहा है कुछ, कोई टेनिस बोल रहा है, कोई बैडमिंटन बोल रहा है। तो बच्चों रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर रोजर फेडरर, क्लियर। तो रोजर फेडरर टेनिस खेलते हैं। तो 2019-20 में बेसिकली इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है रोजर फेडरर। और दूसरे नंबर पे आते हैं फुटबॉल, रोनाल्डो। दूसरे नंबर पे कौन है, फुटबॉल वाले रोनाल्डो जी। और तीसरे नंबर पे अगेन फुटबॉल मैसी। और पहले 100 की इस लिस्ट में, फोर्ब्स की इस 100% की लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय एथलीट है इस टॉप 100 में, और वो है विराट कोहली 66 नंबर पे। विराट कोहली सबको पता क्रिकेट खेलते हैं, क्लियर, द कैप्टन ऑफ इंडियन मेन क्रिकेट टीम विराट कोहली 66 पोजीशन पे, 66 पे। तो फोर्ब्स कहां का मैगजीन है, फोर्ब्स यूएस बेस्ड एक मैगजीन है जो इस तरह के इंडेक्स को रिलीज करता है, क्लियर। तो डाउट्स देखते हैं यहां पर। रोहित पाल, सर अब डीआरडीओ की क्लास नहीं होगी, रोहित पाल बिल्कुल होगी, डीआरडीओ की क्लास भी होगी, क्लियर, डीआरडीओ की क्लास भी होगी, डोंट वरी, डीआरडीओ की क्लास भी लूंगा, उसमें भी पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा एमसीक्यू सीरीज है, इसमें हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्लियर। तो वो भी करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे उसको भी, एमसीक्यू वाले को भी, वो भी बंद नहीं करेंगे। तो सून आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, मैं भी शायद कल ही क्लास ले लूं मैं डीआरडीओ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, साथ साथ कोई भी डाउट हो अपने आप पूछ लो। और जो लोग आंसर करते हैं, जो आ चुके हैं, शेयर करो यार, इतने से मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, शेयर करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज अरुण सिंघाल। अब अरुण सिंघाल की अगर मैं बात करूं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अरुण सिंघाल बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं कौन, अरुण सिंघाल, अरुण सिंघाल। अब अरुण सिंघाल की अगर मैं बात करूं, अरुण सिंघाल बने हैं कौन, इसके सीईओ, क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, फूड सेफ्टी एक्ट आया था कब, फूड सेफ्टी एक्ट आया था 2005 में, 2005 में आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर 2011 में एक बॉडी बनाई गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन
देखिए चेयरपर्सन क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन को ही चेयरपर्सन बोलते हैं हम, सेम मतलब होता है, बट जब किसी मैन को रिप्रेजेंट करना होता है हम चेयरमैन बोल देते हैं, जब वुमेन यहां पे आ जाती है तो हम चेयर वुमेन नहीं बोलते, हम चेयरपर्सन बोल देते हैं। तो यहां पर इसकी बेसिकली जो चेयरपर्सन है उनका नाम है क्या, रीता तियोटिया, रीता तियोटिया, रीता तियोटिया। इसको नोट कीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरपर्सन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन क्या है, क्लियर, कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। अब जनरल बात, हम फूड देखते हैं, यहां पे फूड नाम का वर्ड आता है तो या तो बेसिकली इसको कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑपरेट करता होगा, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्यों, फूड की बात है, क्लियर, फूड आता है या तो इसको फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑपरेट करता होगा या फिर फूड प्रोसेसिंग। यहां पर एक क्वेश्चन यह बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि यहां पे तुक्का नहीं चलता फूड को देखकर, क्योंकि इसको कौन ऑपरेट करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेट करता है इसको, तो इस चीज को ध्यान में रखना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हमारे जो भी मिनिस्टर हैं इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो रेगुलेट करते हैं इनको, इसको बेसिकली काम क्या है इसका, इसका काम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेसिकली क्रॉप्स को लेकर काम करता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लेकर कि फार्मर्स को उसका पैसा मिले, अच्छे लेवल पे क्रॉप्स हो। अगर आपको इंडिया में कोई फूड कंपनी खोलनी है, क्लियर, एफएमसीजी लाइसेंस ये देता है, स्टैंडर्ड्स को लेकर ये काम करता है कि सारा बेसिकली सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले रहे हो कि किसी भी केमिकल की जो क्वांटिटी है, जो बेसिकली आपकी सेफ्टी को देखते हुए जो फूड में केमिकल्स डाले जा रहे हैं उसकी जो लिमिट है वो बियॉन्ड द लिमिट तो नहीं है, वो ज़्यादा तो नहीं डाले जा रहे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में तो यूज़ नहीं हो रहा है फूड के अंदर, तो ये बेसिकली ये सारे काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। क्यों, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका काम है आपकी हेल्थ की सुरक्षा, आपको अच्छा भोजन मिले, क्लियर, आपको अच्छा खाना मिले, ये उसके लिए काम करता है। चलिए, डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तो अरुण सिंघाल बने हैं यहां पर नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। यहां पर और बात बताता हूं मैं, बेसिकली हमारे पास एक दिन भी होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है, 7 जून को, 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा, इसका थीम क्या रहा, इसका थीम रहा फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एवरीवनस बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवनस बिजनेस। तो इसको ध्यान में रखना, इसका थीम 7 जून को होता है, थीम क्या था, फूड सेफ्टी एवरीवनस बिजनेस, क्लियर। और एक चीज की बात करेंगे यहां पर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स, क्लियर। देखिए हमारी जो बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल एक इंडेक्स रिलीज करती है, एक रिपोर्ट निकालती है, किसको लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर, कि कौन सा राज्य, कौन सी स्टेट इसको लेकर बेस्ट में काम कर रही है, कौन सा राज्य यहां पे अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, उसको लेकर एक लिस्ट निकाली जाती है। तो क्या कहता है ये रिपोर्ट, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या कहता है, गुजरात, गुजरात ने टॉप करा है, गुजरात ने टॉप करा, गुजरात नंबर 1 पे है, गुजरात इसके इंडेक्स में। तो क्वेश्चन फिर से कि विच स्टेट टॉप्स द, कौन से राज्य ने टॉप किया, कौन सा राज्य सबसे अच्छे लेवल पे रहा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर, क्लियर। तो यहां पर मैं बता दूं, लार्ज स्टेट की बात करें, लार्ज स्टेट में, सिर्फ लार्ज स्टेट में है क्या, गुजरात। अगर मैं स्मॉल स्टेट्स की बात करूं, छोटे राज्य की बात करूं, स्मॉल स्टेट्स की, तो स्मॉल स्टेट्स में सबसे अच्छे लेवल पे है गोवा, छोटे राज्यों में गोवा, छोटे राज्यों के अंदर गोवा,
छोटे राज्यों में गोवा। एंड अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, अगर मैं यहां पे यूटीज की बात करूं, तो यूटीज में सबसे बेस्ट पे रहा बच्चों चंडीगढ़। क्लियर? लार्ज स्टेट में गुजरात, यूटीज में चंडीगढ़, स्मॉल स्टेट्स में गोवा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो क्वेश्चन बेसिकली कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारा का सारा कवर अप करेंगे उसके अंदर जो भी आता है एक न्यूज के अंदर। तो जो जो बेसिकली चीजें यहां पे बन सकती हैं। क्लियर? तो डाउट किसी को कोई भी है तो पूछिए। यहां पे सर डेली क्लास होती है क्या करंट की? नहीं मनीष जी, डेली नहीं होती है। डेली बेसिकली आपकी सीपीओ को लेकर 2 क्लासेस होती हैं डेली की, तो दोनों डिफरेंट होती हैं। गोवा रंगेश सर यूपी इज लार्जेस्ट। रंगेश जी यहाँ पे बेसिकली लार्जेस्ट में एरिया वाइज या बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली देखें तो जो बड़ी राज्य बेसिकली वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में सबसे अच्छे लेवल पे फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन रहा? तो उसमें हमारा आंसर आता है गुजरात। गुजरात सबसे बेस्ट पे रहा। क्लियर? तो शारिक अब्बासी, शारिक जी आई विल ट्राई, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। क्लियर? तो यू मे ऑल्सो ज्वाइन द डीआरडीओ क्लास, अब डीआरडीओ की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी अभी कोविड-19 में चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए एक स्कीम चलाई। वो स्कीम क्या कहती है? वो स्कीम किसके रिलेटेड है? वो स्कीम किससे रिलेटेड है? स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड। क्योंकि स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या कहता है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। क्लियर? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो पहली चीज यहां पे ये होती है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पहली चीज यहां पे ये होती है कि आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्लियर? कि फुल फॉर्म हर चीज का आपको पता होना चाहिए। तो पीएम स्वनिधि क्या कहता है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। क्लियर? और दूसरी स्कीम, ये स्कीम किसके लिए है? पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म को लेके आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है किसके लिए है ये स्कीम। तो ये स्कीम किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है? जो गलियों में फेरी लगाने वाले लोग होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले होते हैं, सब्जी वाला, चाट वाला, जो भी बेसिकली छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं। ठीक है? अब ये स्कीम कहती क्या है? बेसिकली किस तरह से उनकी हेल्प करती है ये स्ट्रीट वेंडर स्कीम? किस तरह से लोगों की हेल्प करती है? भारत सरकार किस तरह से लोगों की हेल्प कर रही है पीएम स्वनिधि के चलते हुए? तो ये स्कीम क्या करती है? ये लोन देती है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये लोन देती है कितने तक का? 10,000 रुपए तक का। ये 10,000 का लोन देती है इन स्ट्रीट वेंडर्स को। 10,000 रुपए का लोन। ये 10,000 रुपए का लोन इन स्ट्रीट वेंडर्स को चुकाना कब तक है? 1 साल। 1 साल के लिए मिलता है ये पैसा। 1 साल। 1 साल में आपको ये 10,000 रुपए वापिस करने हैं। और अगर स्ट्रीट वेंडर 1 साल में या 1 साल से पहले भी ये पैसा वापिस कर देता है, क्लियर? अगर वो कोई स्ट्रीट वेंडर 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा वापिस कर देगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा 7% का रीइंबर्समेंट। 7% की रीइंबर्समेंट। 7% का रीइंबर्समेंट उसको यहां पे मिलने वाला है। तो ये रीइंबर्समेंट क्या होता है? ये रीइंबर्समेंट क्या होता है? ये रीइंबर्समेंट होता है बेसिकली जब वो स्ट्रीट वेंडर ये पैसा वापस कर देगा 1 साल के अंदर अंदर, तो सरकार अगले 6 महीने के अंदर अंदर, अगले 6 मंथ में क्या करेगी? बेसिकली इस पैसे का 7% उसके बैंक अकाउंट में उसको वापस दे देगी, जो उसके लिए बेसिकली क्या होगा? एक मुआवजा होगा। क्योंकि यहां पर जब ये 10,000 रुपए वो बैंक से लोन लेगा, वो किसी बैंक से लोन लेगा तो वो बैंक को ब्याज भी तो देगा, इंटरेस्ट। अब बैंक से हम जब लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी अप्रोक्सीमेटली 7-8%, 9-10% इंटरेस्ट लेता है। तो यहां पर उस स्ट्रीट वेंडर को 7% वापिस मिल जाएगा। क्लियर? उसको वापिस मिलेगा उसके पे करने के बाद। चलिए डाउट पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, डाउट पूछिए जल्दी से। क्लियर? डाउट पूछिए जल्दी से।
डाउट डाउट वीक में कितने दिन होती है ऐसी है मनीष जी? अभी जो भी शेड्यूल होगा आपको पोर्टल में मिल जाएगा, पोर्टल में सारा शेड्यूल दिया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि आपको पोर्टल पे जाना है, वहां पे सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। क्लियर? आप ये बताइए कोई डाउट है तो पूछिए। जी हाँ, ऑल इंडिया स्कीम है पूरे भारतवर्ष में। क्लियर? विच स्टेट इट स्टार्ट्स? बेसिकली सभी स्टेट में है क्योंकि ऑनलाइन लॉन्च किया है मोदी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बेसिकली जो ऑपरेट करता है मैं वो भी बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इसको ऑपरेट कर रहा है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। चलिए आगे, नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये सबको पता होगा, आई थिंक 5 जून को होता है। 5 जून को दुनिया भर में एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज 5 जून, 5 जून। और इस बार इसका थीम क्या था? तो बच्चों इस बार इसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। बट यहां पे एक पॉइंट मैं और बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना। बेसिकली ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि 5 जून को होता है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इसका थीम है। एक चीज जो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या? इसका स्लोगन। बेसिकली किस एरिया के अंदर ये बायोडाइवर्सिटी थीम रखा गया? तो यहां पर एक इनिशिएटिव है हमारा, टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर। तो ये टाइम फॉर नेचर क्या है? बेसिकली टाइम फॉर नेचर इज आवर इनिशिएटिव दैट इज बाय द संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हमारा इनिशिएटिव है टाइम फॉर नेचर, कि पर्यावरण को बचाने का अब यही समय है। तो इसी के अंदर एक थीम रखा गया, क्या? बायोडाइवर्सिटी। इसी के अंदर रखा गया बायोडाइवर्सिटी, इसी के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर। आप बोल लो ये दूसरा थीम है, आप इसको ये समझ लो कि ये दूसरा थीम है। तो क्या है? टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर। अब एनवायरनमेंट की बात करें तो भैया एनवायरनमेंट के मामले में भारत के हालात बहुत पीछे हैं। हम बहुत पीछे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि इंडिया में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग बहुत लेवल पे हमारी हेल्थ को खतरे में डाल रही है। क्लियर? बहुत खतरनाक हालात है भारत में एनवायरनमेंट को लेकर। और ये सारी रिपोर्ट्स कहती है, अकेले हम नहीं कहते, सारी रिपोर्ट्स यही कहती है कि भारत में बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हर जगह पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। और यहां पे एक रिपोर्ट भी आती है। तो बात करते हैं इंडेक्स की, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो भारत का रैंक एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस में लेकर 168। दुनिया भर के देशों में भारत 168 नंबर पे आता है। मतलब इतना पीछे हम, कितना पीछे हम एनवायरमेंट को लेकर। और सबसे अच्छा कंट्री जो एनवायरमेंट को लेकर यहां पे है वो है डेनमार्क। वो कौन सा देश है? वो है डेनमार्क। डेनमार्क यहां पे सबसे अच्छा कंट्री है जो यहां पे एनवायरमेंट को लेकर परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? डेनमार्क। नायूम शेख पूछ रहे हैं विच कंट्री? डेनमार्क। तो क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या आता है? सीड्स। अब सीड्स क्या है? सीड्स एक एनजीओ है। सीड्स एक एनजीओ है जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी एक एनजीओ है जिसको शॉर्ट में हम सीड्स बोलते हैं। इसको क्या मिला? इसको एक अवार्ड मिला, नो टबैको डे अवार्ड। वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड। वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड। अब वर्ल्ड नो टबैको डे की अगर मैं बात करूं, नो टबैको डे, नो टबैको डे बेसिकली दुनिया में टबैको की रोकथाम को रोकने के लिए, टबैको को रोकने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक दिन ऑर्गेनाइज होता है 31 मई। 31 मई। तो
हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे के ओकेजन पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड देता है, बेसिकली अवार्ड देता है। तो इस बार 2020 में इस वर्ल्ड नो टबैको डे के दिन अवार्ड किसको मिला? तो ये अवार्ड मिला एक एनजीओ दैट इज सीड्स। अब सीड्स की अगर मैं बात करूं, सीड्स एक एनजीओ है। सीड्स ने क्या किया? सीड्स ने यूपी और बिहार में, बिहार और झारखंड में, नॉट यूपी बिहार, बिहार और झारखंड के काफी सारे एरियाज में ई सिगरेट्स, टबैको, हुक्का, इसको रोकने के लिए बहुत सारे अच्छे लेवल पे प्रयास किए हैं। इसी के चलते हुए यहां पर इस एनजीओ सीड्स को अवार्ड मिला। क्या? नो टबैको डे अवार्ड। बेसिकली किसने दिया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह अवार्ड दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह अवार्ड दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात भी अभी हम करेंगे। एंड इससे पहले हम बात कर ले किसकी? नो टबैको डे की। नो टबैको डे कब होता है? 31 मई को। 31 मई को होता है क्या? नो टबैको डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम रहा बच्चों, टबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशंस। क्लियर? कि यूथ जो है, यूथ को अट्रैक्ट करो, जो कोई इसकी रोकथाम के लिए काम करे, टबैको को रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए यहां पे काम करे। क्योंकि हम सब जानते हैं क्या होता है, क्या होता है टबैको से? कैंसर। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WHO। किसी को अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना भी बताओ तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में सबने इसके बारे में सुन लिया होगा कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है जो दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को लेकर काम करता है, दुनिया भर में हेल्थ सर्विसेज को लेकर काम करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। जिनीवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली इसके जो डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल कौन है बच्चों? टेड्रस एडनम। ये कौन है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एडनम। एंड 7 अप्रैल को होता है क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहां पे मैं बात करना चाहूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन की अगर मैं बात करूं, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए यहां पे जो चेयरपर्सन है, WHO को चेयर कर रहे हैं, वो है हमारे भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कोविड-19 के ऊपर एक क्लास, जी हाँ शारिक जी बिल्कुल लेंगे। कोविड-19 से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे क्लास लेंगे। बट अभी सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल होने तो मेडिकल के ऊपर बेसिकली हम दवाइयों को लेकर ज्यादा क्लास लेंगे इसको लेकर, क्योंकि जो वैक्सीन रिलीज हो रही है उसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे बेसिकली भारत बायोटेक ने बेसिकली एक वैक्सीन बनाया जो कि 15 अगस्त तक कहते हैं कि लॉन्च हो जाएगा। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ सकती है, तो 15 अगस्त नामुमकिन है। बट भारत की सरकार कहती है कि हम 15 अगस्त तक कर देंगे। बट डॉक्टर्स का कहना है, अच्छे साइंटिस्ट का कहना है कि 15 अगस्त कोई मजाक नहीं है कि आप 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड कुछ मेडिसिन भी हैं, फैबी फ्लू है, एक ग्लेनमार्क ने बनाया था एक मेडिसिन फैबी फ्लू। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, कब होगा ठीक इंडिया में। तो नायूम शेख जी अभी कुछ नहीं कह सकते कब ठीक में होगा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो अपना बचाव खुद करिए। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज रखना, घर से बाहर नहीं निकलना, जरूरत हो तभी निकलो। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपना बचाव किस तरह से करना है। क्लियर? अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो बेसिकली हमारे ऊपर खतरा है, क्योंकि ये सिचुएशन तो अभी जाने वाली नहीं, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में ये मुसीबत चल रही है। और दुनिया भर में कोई भी कंट्री इसको सॉल्व करने में अभी तक आगे नहीं आ पाया।
यह सूरज कुमार जी, ग्लैनमार्क वाला बेसिकली इम्यूनिटी की दवाई है, ग्लैनमार्क ने बनाया। जो फेबिफ्लू है उसके बाद सिप्ला ने भी बनाई है, दैट इज द जेनरिक वर्जन ऑफ फेबिफ्लू। क्लियर, जो ग्लैनमार्क ने बनाया। एक बेसिकली रेमडेसिविर बना, बेसिकली इसको बनाया जीलेट साइंसिस ने, यूएस बेस्ड कंपनी है जीलेट साइंसिस, उसने बनाया रेमडेसिविर, जो कि यूएस ने 3 महीने का सारा स्टॉक खरीद लिया। ये सब क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है। अभी बाबा रामदेव ने भी बनाया था कोरोनिल, वो भी क्या है, एक इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो ये सब मेडिसिन है। वायरस की दवाई अभी तक कोई नहीं है, वायरस की दवाई पूरी दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, स्कीम का नाम क्या है, पंचवटी योजना। तो यह पंचवटी योजना क्या कहती है, ये पंचवटी योजना किससे रिलेटेड है, पहले तो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। तो 2 क्वेश्चन यहां पे पहले ही हो चुके हैं, क्या कि किस राज्य ने स्कीम चलाई, पंचवटी योजना, तो हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन क्या, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। तीसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना चलाई किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। अब चौथा क्वेश्चन, किस लिए, क्या पर्पस है स्कीम का, तो इस स्कीम का पर्पस है, ये स्कीम हिमाचल प्रदेश के हर एक ब्लॉक में, हर एक एरिया में क्या बनवाएगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क, गार्डन्स बनवाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर बेसिकली जो एरिया है, जो भूमि है, वो लैंड है, वो प्रॉपर वे में नहीं होती, इक्वल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर पार्क्स नहीं बनाए गए हैं, ग्राउंड्स नहीं है, बेसिकली गार्डन्स नहीं है। तो यहाँ पे पार्क्स और गार्डन्स बनाने के लिए, ताकि सीनियर सिटीजन इन्वायरमेंट का बेनिफिट ले सके, उनको भी बेसिकली अपनी मेंटल कंडीशन को इंप्रूव करने का टाइम मिले। तो इसके चलते हुए हिमाचल प्रदेश ने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम चलाई, पंचवटी योजना, जिसके अंदर हिमाचल की सरकार कहती है कि कम से कम हम 100 ब्लॉक्स के अंदर 100 गार्डन्स तो बनाएंगे। क्लियर, तो किसने चलाया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाया, क्या, पंचवटी योजना। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड फूड प्राइज। अब वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है एक भारतीय अमेरिकी भारतीय साइंटिस्ट है, सोयल साइंटिस्ट बेसिकली, जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। इन डॉक्टर रतन लाल को मिला क्या, वर्ल्ड फूड प्राइज। अब वर्ल्ड फूड प्राइज की अगर मैं बात करूं तो ये मिलता है किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के तहत ये अवार्ड मिलता है। अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं तो डॉक्टर रतन लाल को बेसिकली ये अवार्ड मिला है, ये भारतीय अमेरिकी हैं, सोयल साइंटिस्ट हैं बेसिकली। और ये जो अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज, ये पहली बार किस भारतीय को मिला था, तो ये पहली बार मिला था MS स्वामीनाथन जी को, व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, सबको पता होगा, उनको ये अवार्ड मिला था पहली बार। क्लियर, विनीत इमैनुअल बोल रहे हैं रतन लाल उमालेले। रतन लाल उमालेले दैट इज बेसिकली द इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट, बेसिकली वर्ल्ड फूड समिट के लिए इनको मेंबर नियुक्त किया गया है यहाँ पे। तो उमालेले को नहीं मिला वर्ल्ड फूड प्राइज सिर्फ डॉक्टर रतन लाल को मिला है। उमालेले एंड रतन लाल, इन दोनों को बेसिकली मेंबर इंक्लूड किया गया, कहाँ का, वर्ल्ड फूड समिट 2021 में जो होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए इनको मेंबर यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो बेसिकली चांसेस है जर्मनी में होने वाली है वो वर्ल्ड फूड समिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सरकार ने क्या लॉन्च किया, राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया क्या, इंदिरा रसोई योजना। अब इंदिरा रसोई योजना की अगर मैं बात करूं तो ये इंदिरा रसोई योजना क्या कहती है, इंदिरा रसोई योजना कहती है कि बेसिकली राजस्थान के अंदर कोई भी जो पर्सन है, कोई भी सिटीजन है, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, हर किसी को 2 वक्त का खाना तो मिले। तो इसी के चलते हुए राजस्थान की सरकार ने अपने सिटीजन को 2 वक्त का खाना देने के लिए आप एक स्कीम चलाई, दैट इज इंदिरा रसोई योजना। ताकि इसमें स्कीम के अंदर क्या है कि सिटीजन को बहुत ही लोएस्ट प्राइस में यहाँ पे फूड अवेलेबल करवाया जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में। क्लियर, बहुत ही कम प्राइस में। तो बेसिकली यहाँ से एक आइडिया भी आप लगा सकते हो। देखो इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, तो इंदिरा के नाम से वही स्टेट स्कीम लॉन्च करेगी जिसमें कांग्रेस की सरकार है, कोई बीजेपी स्टेट वो तो करेगी नहीं, ठीक है। तो आपको वही एक आइडिया भी लगा सकते हो कि आप ऑप्शंस को देखिए कि किस किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में है, पंजाब में है, क्लियर, छत्तीसगढ़ में है, पुडुचेरी में है। आप वहां से एक आइडिया लगाकर स्कीम को लगा सकते हो कि ये स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट करी होगी।
नईम शेख सर ये क्लास नहीं, नईम शेख जी पहले नहीं हुई है, कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने पूछा हो एमसीक्यू सेशन में, क्लास पहले नहीं हुई है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैंने पहले पूछा होगा आपसे, बट क्लास पहले नहीं हुआ है। रोहित पाल पीडीएफ भी देना, रोहित पाल जी पीडीएफ मिल जाएगी, पोर्टल पे जाना पड़ेगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, क्लास की थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अशोक गहलोत, एंड जो गवर्नर है उनका नाम है कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। डाउट्स, एनी डाउट्स? देखो जो भी डाउट्स होते हैं या तो चैट बॉक्स में पूछ लिया करो, अगर क्लास के बाहर भी, क्लास के बाद भी कोई डाउट होता है, आप दोबारा क्लास देखते हो उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। क्लियर? कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। विनीत सॉरी जी हाँ विनीत इमानुअल जी, कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह पहले थे, कल्याण सिंह पहले थे, सॉरी अब चेंज हो चुके हैं, यू आर राइट। अभी राजस्थान के जो गवर्नर है इनका नाम है कलराज मिश्रा, पहले थे कल्याण सिंह, चेंज हो चुका है, मुझे पुराना वाला आ गया था माइंड में तो चेंज हो चुका है, कल्याण सिंह नहीं है कलराज मिश्रा है, कल्याण सिंह रिप्लेस हो गया अब, कलराज मिश्रा इंडिया के पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं एमएसएमई के ये। चलिए अब बात करते हैं किताब की। अब किताब कौन सी है? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किताब है द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। बेसिकली ये किताब उस वक्त के राजा सुहेलदेव की है, दैट इज जब महमूद ऑफ गजनी पहली बार भारत आया था, 11वीं शताब्दी की बात है, 11th सेंचुरी की बात है ये। तो उस टाइम पे जो राजा थे एक बेसिकली महमूद ऑफ गजनी जब भारत आया तो किंग ऑफ बेसिकली यहाँ पे किंग थे सुहेलदेव, तो उनके बारे में ये किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी, एक फेमस राइटर हैं, तो इन्होंने ये किताब लिखी है। तो बच्चों एग्जाम के अंदर किताबों को लेकर भी क्वेश्चन आता है, तो कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट होती है? जो किताब किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी हो, किस बुक को कोई अवार्ड मिला हो, या फिर हमारे किसी फेमस पर्सनैलिटी ने वो किताब लिखी हो, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने लॉन्च किया हो। तो अगेन अ बुक अमीश त्रिपाठी जी की लिखी हुई लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात करते हैं फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन का एक और रिपोर्ट, फोर्ब्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट निकाला, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। तो फोर्ब्स मैगजीन क्या कहता है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन? जेफ बेजोस। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कई सालों से बेसिकली यही है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। ये यूएस बेस्ड कंपनी अमेज़न के सीईओ हैं, अमेज़न कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, अमेज़न बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है, दुनिया की, इंडिया की नहीं। इंडिया में अमेज़न पीछे है, इस चीज को ध्यान रखना। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी फ्लिपकार्ट है, इंडिया में अमेज़न पीछे है, बट दुनिया भर में अमेज़न सबसे आगे है, इंडिया में फ्लिपकार्ट आगे है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो दूसरे नंबर पे रहे बिल गेट्स, दूसरे नंबर पे रहे बिल गेट्स, बिल गेट्स रहे दूसरे नंबर पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सबको पता होगा, बिल गेट्स। और भारत के रिलायंस जियो के जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी जी, ये रहे 9वें स्थान पे। मुकेश अंबानी जी पहुंच चुके हैं 9th पोजीशन पे, 9th दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। तो ये फोर्ब्स मैगजीन का फिर से एक लिस्ट था, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। अब योगा डे की बात मैं करूं तो योगा डे कब होता है बच्चों? योगा डे होता है 21 जून को। योगा डे कब होता है? योगा डे होता है 21 जून को। हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल क्या? योगा डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम रहा योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर फैमिली, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये बेसिकली इस बार इसका थीम रहा इंटरनेशनल योगा डे का। 21 जून को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी के चलते हुए एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया की पहली योग यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर। भारत में तो है योग यूनिवर्सिटी, इंडिया में योग यूनिवर्सिटी है, बट इंडिया के बाहर, इंडिया में कहां है वो भी बताऊंगा अभी। इंडिया के बाहर दुनिया की पहली योग यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। तो ये बनने जा रही है कहां पे? विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है कहां पे? लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर, लॉस एंजलिस
यूएसए के अंदर बनने जा रहा है क्या? दुनिया की पहली क्या? यहां पे योगा यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। तो ये कहां बनने जा रही है? लॉस एंजलिस यूएसए में। और इसके जो चेयरपर्सन रहने वाले हैं, इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे वो रहेंगे एक भारतीय, इनका नाम है HR नगेंद्र। तो HR नगेंद्र जी बेसिकली इसके चेयरपर्सन रहने वाले हैं इस विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के। अब बात करें भारत की पहली योग यूनिवर्सिटी, भारत की पहली योग यूनिवर्सिटी, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे है बच्चों? ये है बेंगलुरु में, ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। यह है भारत की पहली योग यूनिवर्सिटी। और इसके जो चांसलर हैं वो यही हैं। इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? HR नगेंद्र जी, HR नगेंद्र। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? चलिए, आयुष मंत्रालय इसको लेकर काम करता है, हमारा आयुष मिनिस्ट्री इसको लेकर काम करता है। आयुष मिनिस्ट्री के हमारे जो मिनिस्टर है इनका नाम है श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक ये मंत्री हैं आयुष मिनिस्ट्री के। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बन गया क्या? भारत बन गया नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। अब भारत नॉन परमानेंट मेंबर किसका बन गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअल में क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्चुअल में क्या है? इसको हटा रहा हूं मैं। भारत नॉन परमानेंट मेंबर बन गया किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। अब भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया। अब यूएनएससी है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या? अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है। अब यूनाइटेड नेशन बच्चों क्यों बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन बनाया गया था दुनिया में पीस एंड डेवलपमेंट के लिए, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए और दुनिया में डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब पीस मेंटेन करवाने का काम यूनाइटेड नेशन का है, बट उस पीस को मेंटेन करवाने के लिए एक बॉडी बनाई गई, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया में उस शांति को मेंटेन करवाने के लिए काम करता है। अगर कोई कंट्री दुनिया में बेसिकली सेफ्टी को वायलेट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, टेररिज्म जनरेट करती है, तो ये उसके ऊपर एक्शन लेता है, उसको बैन करता है। ये देखता है क्या दुनिया में पीस मेंटेन रहे और जो न्यूक्लियर पावर्स है, बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सेफ यूज हो। बेसिकली इसका ये भी काम है कि न्यूक्लियर पावर का वर्ल्ड में सेफ यूज होना। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की। तो यहां पर 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं। अब 15 में से 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। अब 5 परमानेंट कौन कौन है? 5 परमानेंट है यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना, जापान। ये 5 परमानेंट नेशन है। सॉरी, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना एंड जापान। क्लियर? तो ये बेसिकली यहां पे क्या है? 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 नॉन परमानेंट, बेसिकली परमानेंट मेंबर तो यही रहेंगे, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, परमानेंट मेंबर्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो नॉन यहां पे परमानेंट मेंबर्स हैं, क्लियर? जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करना चाहूं, अब ये नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं।
ये 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, 2 साल बाद इनको निकाल दिया जाता है और नए मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। बेसिकली हर साल 1 साल में 5 मेंबर रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब आगे पीछे चलता है टर्म। क्लियर? तो यहां पर 5 परमानेंट मेंबर है, यूके, यूएसए, रशिया, सॉरी फ्रांस, मैंने गलत लिख दिया, फिर से चेंज करते करते, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, फ्रांस, तो ये 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अब भारत यहां पे नॉन परमानेंट मेंबर में आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी बना नहीं है। क्लियर? अभी प्रेजेंटली कौन कौन से 10 नॉन परमानेंट मेंबर है? प्रेजेंटली ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर काम कर रहे हैं, अभी ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। बेल्जियम, डोमिनिकन, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, साउथ अफ्रीका एंड टूनिसिया, वियतनाम। ये 10 नॉन परमानेंट नेशन अभी काम कर रहे हैं। क्लियर? ये प्रेजेंटली है, ये प्रेजेंट अभी जो है। भारत कब आएगा? तो भारत यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। कब बनने वाला है? जनवरी 2021 से, जनवरी 2021 से बनेगा भारत। भारत का टर्म शुरू होगा जनवरी 2021 से, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू नहीं हुआ। क्लियर? जनवरी 2021 से होगा क्या? भारत का टेन्योर यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। क्लियर? ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, इनके पास वीटो पावर होती है, इनके पास वीटो पावर होती है। ये किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, कोई भी कंट्री अगर वायलेशन करती है। क्लियर? कोई भी कंट्री अगर वायलेशन करेगी तो ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी एक्शन ये ले सकते हैं यहां पे। क्लियर? ये 5 परमानेंट मेंबर। और अगर मैं बात यहां पे करना चाहूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैनशिप की, अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो बच्चों आपको इसका चेयरमैन याद नहीं करना, आपको इसको चेयरमैन याद नहीं करना। क्लियर? क्यों नहीं करना? क्यों आपको नहीं पढ़ना? क्यों एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, क्लियर, इसका जो चेयरमैन होता है ये हर महीने चेंज होता है, एवरी मंथ। ये हर महीने नया पर्सन होता है, हर महीने। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो 15 मेंबर्स हैं, ये अल्फाबेटिकली इसकी कुर्सी पे बैठते हैं, अल्फाबेटिकली इसकी कुर्सी पे बैठते हैं। अल्फाबेटिकली हर महीने दूसरे मेंबर की बारी होती है, हर महीने चेंज हो जाता है, हर महीने। तो जो चीज हर महीने चेंज हो रही है वो हमारे पेपर में नहीं आने वाली। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन हमें नहीं पढ़ना। क्लियर? ये हमें नहीं पढ़ना। और अगर मैं बात करूं भारत की, हमें एक चीज पढ़नी है। अब जब भारत जनवरी 2021 में इसका मेंबर बनेगा तो भारत भी इसके चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठेगा। तो भारत कब बनेगा? तो भारत बनेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन अगस्त 2021 में। अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन बनेगा कौन? भारत। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? किसी को कोई भी डाउट सिक्योरिटी काउंसिल को लेके? डाउट है तो पूछिए जल्दी से। नयूम शेख ये क्या पूछ रहे हैं? डेविड मॉलपास, शुक्रिया नयूम शेख जी, गुरु पूर्णिमा, थैंक यू सो मच। डेविड मॉलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के, यूएनएससी से कोई रिलेशन नहीं है उसका। किसी को कोई डाउट? जी हाँ, जनवरी 2021 में इंडिया बनेगा मेंबर, पीयूष हिरवानी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च करा है। ये जॉब पोर्टल क्या कहता है? जो भी आईटी प्रोफेशनल, अब देखो कोविड-19 के चलते हुए काफी सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो अपनी स्टेट में पहुंचे, तो वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट्स बाहर काम कर रहे थे वो वेस्ट बंगाल में पहुंचे। उनमें जो भी आईटी प्रोफेशन से रिलेटेड है, बेसिकली जो भी वेस्ट बंगाल के सिटीजन आईटी प्रोफेशन में वेस्ट बंगाल के बाहर काम कर रहे थे, अभी वो वेस्ट बंगाल में वापस आ गए हैं, जिनके पास काम नहीं है, तो उनको यहाँ पर रोजगार दिलाने के लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, कर्मभूमि, ताकि बेसिकली जिन भी आईटी कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स की, वो इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और लोगों को यहाँ पे जॉब भी मिलेगी। तो किस सरकार ने लॉन्च किया? कौन से राज्य ने? वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? कर्मभूमि। किसके लिए? आईटी प्रोफेशनल के लिए।
क्या पूछ रहे पीयूष हिरवानी जी? सर तो अगस्त 2021 में। पीयूष जी जनवरी 2021 में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा, नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। और यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है, वो हर महीने डिफरेंट होता है। तो उसी के चलते हुए, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है, तो अगस्त 2021 में भारत भी एक महीने के लिए चेयरमैन बनेगा। क्लियर? अगस्त 2021 में चेयरमैन बनेगा। कौन बनेगा? भारत बनेगा। किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ओनली फॉर 1 मंथ, सिर्फ एक महीने के लिए। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया हो। पीयूष जी कोई डाउट है तो पूछिए, किसी और को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत सरकार को दिया $750 मिलियन का लोन। 750, $750 मिलियन, $750 मिलियन। $750 मिलियन दिए। किस लिए? $750 मिलियन दिए कोविड-19 से निपटने के लिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत को पहले भी 500 मिलियन दे चुका है। ये $500 मिलियन पहले दे चुका है, $750 मिलियन इसने अब दे दिया। क्लियर? 500 मिलियन ये पहले भी दे चुका है, 750 और दे दिया। किसने दिया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में बना था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके जो हेड है, इनका नाम है जिन लिक्विन। जिन लिक्विन। जिन लिक्विन। जिन लिक्विन कौन है यहां पे? जिन लिक्विन यहां पे हेड है किसके? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। तो भारत को लोन मिला, किसने दिया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया। 500 पहले दिया था, $700 मिलियन अब दे दिया। बीजिंग बेस्ड बैंक है, जिन लिक्विन इसके हेड है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ विनीत इमानुअल जी, वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया। वर्ल्ड बैंक और भी स्टेट्स को भी दे रहा है, इंडियन स्टेट्स को भी वर्ल्ड बैंक दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इनको मिला 1 साल का एक्सटेंशन। भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल जी। के वेणुगोपाल। अब ध्यान से सुनना, ये के वेणुगोपाल की अगर मैं बात करूं, के वेणुगोपाल, ये के वेणुगोपाल कौन है? के वेणुगोपाल बने हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, कंट्री का पहला लॉ ऑफिसर। क्लियर? बेसिकली सरकार के लिए वकील। अगर गवर्नमेंट में, बेसिकली गवर्नमेंट को भी जगह जगह पर लीगल एडवाइस की जरूरत होती है। क्लियर? कोर्ट मैटर्स में लीगल एडवाइस चाहिए होती है, या फिर भारत सरकार के ऊपर जो केसेस आते हैं, ठीक है, हमें गवर्नमेंट की किसी चीज से प्रॉब्लम है तो हम गवर्नमेंट के ऊपर केस करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो केस को हैंडल करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, इसको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। किस आर्टिकल के अंदर? कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देयर इज द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इन इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है बेसिकली इसको। तो भारत के अटॉर्नी जनरल थे कौन? के वेणुगोपाल जी। इनका टेन्योर खत्म हुआ तो भारत सरकार ने इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो ये यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक। अब आगे और बात करूं इसकी। अटॉर्नी जनरल का डेप्यूटी यानी कि सेकंड लॉ ऑफिसर कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। ये डेप्यूटी होता है किसका? अटॉर्नी जनरल का, सॉलिसिटर जनरल। भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। बेसिकली इनको भी प्रेसिडेंट ने दोबारा से नियुक्त कर दिया 3 साल के लिए। इनको भी रीअपॉइंट किया गया, इनका भी टर्म खत्म।
तुषार मेहता रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 years। के वेणुगोपाल 1 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल। अब यहां पे सॉलिसिटर जनरल की अगर मैं बात करूं फर्दर, आर्टिकल 76 क्या कहता है? आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात करता है। आर्टिकल 76 सॉलिसिटर जनरल यानी कि डेप्यूटीज की, इसके बाद 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, उनकी बात या किसी की बात नहीं करता। क्लियर? मतलब सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आर्टिकल 76 उसकी बात नहीं करता। इस चीज को ध्यान में रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डाला जाएगा पेपर में क्वेश्चन। कैसे? अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल रिप्रेजेंट द अटॉर्नी जनरल? आर्टिकल 76। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? अब ऑप्शन में दोनों दे दिए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब ऑप्शन में आ गया। अब कंफ्यूज हो गए, क्या सॉलिसिटर जनरल भी है, अटॉर्नी जनरल भी है? कंफ्यूजन हो गया ना, लॉ ऑफिसर दोनों ही है? नहीं, आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की बात करता है। सॉलिसिटर जनरल किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं दिया हुआ। किसी को कोई डाउट? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है इनको, प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करता है, या गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर होते हैं। एनी डाउट? चलिए, नयूम शेख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट 14th प्रेसिडेंट अभी हमारे काम कर रहे हैं, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, इन्होंने एक स्कीम चलाई, वाईएसआर कापू नेस्टम स्कीम। वाईएसआर कापू नेस्टम स्कीम। ये वाईएसआर कापू नेस्टम स्कीम क्या कहती है बच्चों? वाईएसआर कापू नेस्टम स्कीम क्या कहती है? वाईएसआर कापू नेस्टम स्कीम कहती है, बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक कम्युनिटी है, कापू कम्युनिटी। कापू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्लियर? तो ये कापू कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनकी जो वुमेन्स होगी, कापू कम्युनिटी की जो वुमेन्स हैं, क्लियर, कापू कम्युनिटी के जो वुमेन्स हैं, तो कापू कम्युनिटी की जो वुमेन्स हैं, दैट इज एज्ड बिलोंग 45 to 60 ईयर्स, जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष की है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार इन वुमेन्स को देने वाली है क्या? 15,000 रुपए का असिस्टेंस एक सालाना, कि हर साल इनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, और ये 15,000 रुपए हर साल मिलेंगे और 5 साल के लिए मिलेंगे, 5 ईयर्स के लिए बेसिकली दिए जाएंगे, 5 साल के लिए मिलेंगे। मतलब पर वुमेन यहां पे कितना मिलेगा? 75,000 रुपीज टोटल इन 5 ईयर्स। क्योंकि एक साल में कितना मिल रहा है? 15,000, तो 5 साल मिलेगा, कितना मिलेगा? 75,000 रुपए यहां पे मिल जाएंगे इन कापू कम्युनिटी की वुमेन्स को 45 से 60 वर्ष की, 45 to 60 ईयर्स ऑफ एज। तो कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश ने चलाई। देखो, किसी भी स्कीम के नाम के अंदर अगर वाईएसआर वर्ड आ जाता है, किसी भी स्कीम के नाम के अंदर, एक ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी स्कीम के अंदर अगर वाईएसआर वर्ड आएगा तो आप समझ लेना ये यहां पे राज्य आंध्र प्रदेश है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर यहां पे है बिश्वभूषण हरिचंदन। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब स्टैटिस्टिक्स डे क्या कहता है, कब होता है? 29 जून को होता है, 29 जून को होता है, 29th of जून। किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? किसकी मेमोरी में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं? दैट इज भारत के फॉर्मर स्टैटिस्टिशियन पीसी महालनोबिस। तो बेसिकली इनकी याद में ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, महालनोबिस जी की याद में 29 जून को, 29th of जून को हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस बार इसका थीम क्या था? तो इस बार बेसिकली हमारा थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिकली 3 और 5 क्या कहते हैं? 3 कहता है हेल्दी लिविंग, प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस, बेसिकली सबको अच्छा जीवन मिले। और 5वां क्या कहता है? जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स एंड गर्ल्स को प्रमोट करना। तो ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 और 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। क्लियर? कब तक? 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो 2030 तक बेसिकली इनको हमें देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहां पे आपके लिए क्वेश्चन, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं अपनी हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। आप होमवर्क समझिए, कुछ भी समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद। क्लियर? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है क्लास के बाद। वो क्वेश्चन क्या है आपका आज का आपका क्वेश्चन क्या है? हर क्लास में एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर करने के लिए। क्लियर? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है आफ्टर द क्लास। तो क्वेश्चन क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के ओकेजन पे 29 जून को हर साल भारत सरकार पीसी महालनोबिस जी के याद में बेसिकली ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम ये एक अवार्ड देते हैं, यहाँ पे एक अवार्ड मिलता है, पीसी महालनोबिस अवार्ड। हर साल ये एक अवार्ड मिलता है, पीसी महालनोबिस अवार्ड। तो आपका आज का क्वेश्चन ये है कि इस साल 29 जून 2020 को पीसी महालनोबिस अवार्ड किसको मिला? ये आपका क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में नहीं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है आफ्टर द क्लास। और कोई गूगल नहीं करेगा। क्लियर? ट्राई करना खुद से करने की। बेसिकली आई थिंक सबने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? रिपीट कर रहा हूं, पीसी महालनोबिस अवार्ड 2020 के लिए बेसिकली इस 29 जून 2020 को यह अवार्ड किसको दिया गया? क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए, कोई भी डाउट, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के लिए हमारा इतना ही था। क्लियर? तो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पे बैठ के अच्छे लेवल पे पढ़ाई कीजिए, अपनी स्वस्थ रहिए, घर पे बैठे रहो, बाहर नहीं निकलना भाई, जब तक जरूरत नहीं हो बाहर मत निकलो, अपनी सेफ्टी फर्स्ट है, पेपर भी तो देना है सबने, तो इसलिए घर पे रहो अच्छे से। क्योंकि जब पेपर देने गए ना, वहां पे भी टेम्परेचर चेक होने वाला है, अगर वहां बीमार निकले ना तो बाहर निकाल देंगे, पेपर नहीं देने देंगे वो। चलिए, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।